हम लोगों ने कल पढ़ा था पॉलिनेशन के बारे में, परागण के बारे में। एंड सिंस दिस इज़ योर फर्स्ट क्लास, पहला क्लास है तुम्हारा, तो मैं बहुत जल्दी से वो सारी चीज़ें एक बार दोहरा दे रहा हूँ, फिर हम आगे की चीज़ें लेकर चलेंगे, ठीक है। और पॉलिनेशन को समझने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप यूँ समझ लें कि किसी के घर में लड़का बड़ा हो गया है, किसी के घर में बिटिया बड़ी हो गई है, अब दोनों की शादी करानी है, ठीक। पॉलिनेशन का मतलब होता है परागण। पॉलिनेशन का मतलब है कि ट्रांसफ़र ऑफ व्हाट, ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम एंथर टू जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पॉलिनेशन को आप यूँ समझिए कि ह्यूमन स्पीशीज़ में किसी के घर बिटिया बड़ी हो गई है, किसी के घर बेटा बड़ा हो गया और शादी खोजी जा रही है, तो शादी में दूल्हे काहे छोड़े जा रहे हो? इस पॉलिनेशन में दूल्हा कौन है? मेल गैमेट। दुल्हन कौन है? फीमेल गैमेट। माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम, ठीक। मेगास्पोरेंजियम कहते वक्त मेरे मुंह से निकलने वाला था माइक्रोस्पोरेंजियम, ये मैं बता दे रहा हूँ, मेगा भी कह सकते हैं, मैक्रो भी कह सकते हैं, ठीक है। और माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ठीक। तो पॉलिनेशन में हमें ये ध्यान रखने वाली बात होती है, परागण में हमें ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि जब भी मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से फ्यूज़न होने की बात रहेगी, वहाँ पर मेल गैमेट ही ट्रेवल कर कर फीमेल गैमेट के पास पहुँचेगा, ठीक। जैसे शादियों में होता है कि लड़के की ही बारात लड़की के दरवाजे तक जाती है। कुछ लोग इसका ट्रेंड चेंज कर देते हैं, वो आगे हम इसमें देखेंगे कहाँ पे आता है, वो भी आएगा। और आप सोसाइटी देखिए किस तरह से ये यहाँ पर जो हो रहा है ये लॉ ऑफ नेचर है, ये प्रकृति का नियम है, लेकिन आपकी ह्यूमन सोसाइटी के नियम भी कुछ ऐसे ही काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। राम जी भी बारात लेकर के सीता जी के गए थे, शंकर जी भी हिमालय के घर तक गए। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ। राम जी पहले पहुँच गए थे, बारात उनकी बाद में आई थी, मेल गैमेट पहले पहुँच गया था और जो पॉलिनेशन एजेंट थे वो बाद में आए थे। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। ओके, अब यहाँ पर हम दो चीज़ देखते हैं। फर्स्ट इज मोनोशियस। तुम चले आओ, तुम पढ़ा लो। बोलो, लेकिन हमें पहुँचने तो दो, एक अगला नया स्टूडेंट बैठा हुआ है भाई। दो टर्म होते हैं, मोनोशियस और डाइशियस। मोनोशियस वो होता है जहाँ पर एक ही फ्लावर में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मौजूद रहते हैं। आप यूँ समझें कि एक ही घर में लड़की और लड़का दोनों मौजूद हैं। डाइशियस वो फ्लावर होते हैं, फ्लावर भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है। डाइशियस वो होता है जहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अलग अलग होते हैं, ठीक। अब जो हमारा पॉलिनेशन होता है वो तीन तरह का होता है। फर्स्ट इज ऑटोगैमी, सेकेंड इज जैटोनोगैमी एंड थर्ड इज जीनोगैमी, ठीक। ऑटोगैमी का मतलब होता है कि जिस फ्लावर पर मेल और फीमेल गैमेट दोनों मौजूद हैं, वो दोनों आपस में ही फ्यूज़ करके आगे का पॉलिनेशन कर लेते हैं, फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। जैसे
यहाँ पर स्टेमन भी मौजूद है और पिस्टल भी मौजूद है। स्टेमन मतलब मेल गैमेट भी मौजूद है और पिस्टल मतलब फीमेल गैमेट भी मौजूद है। तो इसको शादी के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए कहीं ढूंढने की ज़रूरत है? इनकी शादी अपने घर में ही हो गई। इसको बोलते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी दो तरह के फूलों में होती है। कौन कौन सी? नहीं, क्लिस्टोगैमी एंड चैस्मोगैमी। वो वाला ब्लैक देना, थैंक यू। ऑटोगैमी दो तरह की होती है, क्लिस्टोगैमी एंड कैस्मोगैमी। क्लिस्टोगैमी कौन सी होती है? फूल जो खिला नहीं रहता है। हाँ, जहाँ पर फूल आपका बंद रहेगा, ठीक है, वहाँ पर क्लिस्टोगैमी होती है। आपको ये पता है कि फ्लावर का क्लोज होना, बंद होना एक नेचुरल फिनोमेना है जो कि होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उस फ्लावर के अंदर ओवरी है। ओवरी में जो ओव्यूल्स बन रहे हैं, जो मेगास्पोरेंजियम्स तैयार हो रहे हैं, उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। भाई किसी भी बच्चे को, जो इन्फेंट है, उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए वो ह्यूमन बॉडी के अंदर पलता है, ना कि बाहर पलता है ना। कई जगहों पर ऐसा होता है कि अगर वो फ्लावर क्लोज रह जाए तो उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन उसके सपोर्ट में नहीं रहती हैं। इस कंडीशन में ऐसा होता है कि नेचर ने कहा कि अगर हम आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में रखेंगे तो मेल गैमेट आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेचर ने फ्लावर्स में फीमेल गैमेट को उसके अपर आउटर बॉडी साइड पर पहुंचा दिया। जैसे हमने ये देखा है कि अगर कोई हिली एरिया का पौधा है, जैसे साइकस है, साइकस में आपको चेस्मोगैमी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि वहाँ पर एनवायरमेंटल कंडीशन पौधों के या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बहुत सपोर्ट में नहीं है। पहाड़ों पर जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है, क्या वहाँ पर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का रहना उतना आसान है जितना प्लेन्स में है, जितने आसानी से हम यहाँ रह रहे हैं? उतना आसान नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारा रहना वहाँ बहुत आसान नहीं है तो हमें रिप्रोडक्शन करने के लिए, आगे नई पीढ़ी तैयार करने के लिए कुछ नए चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ठीक। उसकी वजह से आप जो फ्लावर होता है, जो ओवरी होती है, जो फीमेल गैमेट होता है, वो बाहर की तरफ हो जाता है, खुले में आ जाता है, ठीक, और यहाँ पर बंद में रहता है। ये जो हम कह रहे हैं ना कि वेयर फ्लावर इज़ क्लोज, वेयर फ्लावर इज़ ओपन, जहाँ फूल बंद है या फूल खुला हुआ है, फूल बंद होने का और फूल खुला होने का मतलब इतना है कि यहाँ पर आपकी ओवरी प्रोटेक्टेड है और यहाँ पर आपकी ओवरी प्रोटेक्टेड रहती है, बट आउटर साइड ऑफ द फ्लावर बनती है। पूछो। मूंगफली में क्या होता है? क्लिस्टोगैमी या चैस्मोगैमी? तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? पौधा ही नहीं। ये तो जानते हो ना कि मूंगफली होती कहाँ है? पता नहीं कहाँ से। तुमने मूंगफली का जो फली आती है, जो मार्केट में बिकती है, कभी कश्मीर से आते हुए सुना है? हिमाचल से आते हुए सुना है? कहाँ से आता है? अपने यही यूपी बिहार, जो हिंदी बेल्ट जिसको बोलते हैं, दिल्ली हरियाणा, यहीं पे इसकी खेती होती है। और अगर इस जगहों पे इसकी खेती हो रही है, इसका मतलब क्या होगा? तुमने ओपन टाइप की फ्लावर जिसमें ओवरी अंदर रहती है, सॉरी बाहर रहती है, इस टाइप का पौधा तुमने यहाँ देखा है फील्ड में? नहीं है ना। और मूंगफली कैसा पौधा होता है उसको देखे हो? झाड़ी होती है, शर्ब होती है,
जिसमें मूंगफलियाँ लगती हैं, जैसे मटर लगते हैं वैसे लगती है। तो अगर उस तरह का पौधा है तो कॉमन सेंस क्या कहता है, कैसा होगा? ओपन रहेगा या क्लोज रहेगा? क्लोज रहेगा ना। अच्छा, साइंस पढ़ते पढ़ते एक तुमको और अच्छी बात बताता हूँ जो तुमको थोड़ी हो सकता है इंटरेस्टिंग लगे, ह्यूमन स्पीशीज से रिलेटेड। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं प्लांट किंगडम में, ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पर फर्टिलाइजेशन मुश्किल है वहाँ पर फीमेल गैमेट आउटर साइड में है, यानी बाहर में है, प्रोटेक्शन से बाहर निकली हुई है। जहाँ पर एनवायरमेंटली कंडीशन फेवर में है वहाँ पर वो प्रोटेक्शन में है, और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर वो बाहर निकली हुई है। अगर आप पहाड़ों पर रहने वाले ह्यूमन स्पीशीज़ पे गौर करें, चाहे वो नेपाल की हो, चाहे अपने इंडिया की हो, कहीं की भी हो, आप ये पाएंगे कि उनके रोज़मर्रा के कामों में जो ज़्यादा दखल है वो फीमेल्स का है। जैसे पहाड़ों पर कभी तुम हिल स्टेशन पर घूमने जाओ तो तुम ये पाओगे कि वहाँ की जो दुकानें हैं वो ज़्यादातर फीमेल्स चलाती हैं, वहाँ के जो ढाबे हैं वो फीमेल्स चलाते हैं। रीज़न पता था? ठीक होता है ना कि फीमेल्स ज़्यादा एक्टिव हैं और मेल्स थोड़ा सा इनएक्टिव हैं। ठीक, ये कुछ इससे मिलता जुलता लग रहा है, ये कुछ इस कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता लग रहा है। जहाँ पर एनवायरमेंटली कंडीशन आपके सपोर्ट में नहीं है वहाँ पर हिली एरियाज़ में फीमेल, ह्यूमन स्पीसीज़ की बात कर रहा हूँ, फीमेल्स ज़्यादा एक्टिव हैं आपके रोज़मर्रा के कामों में। वहाँ पे औरतों को घर के अंदर रखने की परंपरा थोड़ी कम है और यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक, बायोलॉजी देखो तुम्हारे सोशल साइंस से किस तरह इंटरेक्ट कर रही है। ऑटो का मतलब होता है अपने आप और गैमी का मतलब होता है शादी करना, गैमस। इसका एग्जाम्पल क्या होता है ऑटोगैमी का? ऑटोगैमी का एग्जाम्पल है वाइला एंड ऑक्सिलस। ठीक है, ये तुम्हारा आ जाता है क्लिस्टोगैमी में और ये आ जाता है कैस्मोगैमी में। यहाँ तक क्लियर? आगे चलें? क्लियर हो रहा है? तुमको हो रहा है? बहुत बढ़िया, तुमको होना ज़रूरी है, बाकी सबको तो हम मैनेज कर लेंगे। ओके, जाइटोनोगैमी क्या होती है भाई? जाइटोनोगैमी देखो, अभी तक क्या हो रहा था कि आपका जो पौधा है उस पे जो फ्लावर लगा हुआ है, ठीक है, इसमें यहीं पर आपका स्टेमन भी था और उसी एक पौधे, उसी एक फूल में आपका स्टेमन भी था और एंथर कहाँ होता है? आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक ही फ्लावर में था। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि पौधा तो एक ही है लेकिन एक में आपको स्टिग्मा दिखाई देगी और एक में आपको स्टिग्मा और पिस्टल अलग अलग होते हैं कि एक होते हैं? स्टिग्मा और पिस्टल एक है। तो एंथर आपका यहाँ मिल जाएगा, यानी मेल गैमेट, और स्टिग्मा आपका यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर होता क्या है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास आकर के फ्यूज़ हो जाता है और पौधे की नई पीढ़ी तैयार होती है। ठीक, इसको यहीं पर अभी 1 मिनट होल्ड कर लो इस थॉट को, और अब जीनोगैमी समझ लो। जीनोगैमी ये होती है कि जब आपका पौधा है और उस पर कोई फूल है, ठीक है, तो इस फूल पे, इस पौधे पे जितने भी फूल रहेंगे उस पे एक ही तरह का गैमेट पाया जाएगा, या तो फीमेल गैमेट या तो मेल गैमेट। ठीक, अगर आप इस पौधे पर मेल गैमेट है तो फीमेल गैमेट के लिए आपको दूसरे पौधे की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक,
इसको बोलते हैं जेनोगैमी, क्या जीनोगैमी? जीनोगैमी। जीनोगैमी आप बता रहे हैं। हाँ ठीक है। तो अब ऑटोगैमी समझ गए। अब यहाँ पे देखो ज़ाइटोनोगैमी में क्या हो रहा है कि प्लांट सेम है बट फ्लावर उसी पौधे पर अलग अलग है, मेल गैमेट अलग है, फीमेल गैमेट अलग है। तो अगर इसका पॉलन, इसका पराग इस पर आ रहा है तब तो ये ज़ाइटोनोगैमी होगा, ठीक। लेकिन हो सकता है कि इसके बगल में कोई एक पौधा इसी का स्पीशीज दूसरा भी हो, ठीक, इसी का पौधा दूसरा भी हो इस स्पीशीज का, और इसका पॉलन जो इसका मेल गैमेट है इसकी जगह जाने की जगह इसका पॉलन इस पर आ जाए। हो सकता है अगल बगल खड़े हैं, छत दोनों की मिली हुई है, तो हो सकता है अगर इसका पॉलन इस पर आ रहा है तब होगा ज़ाइटोनोगैमी। लेकिन अगर सेम स्पीशीज़ के फ्लावर हैं जो कि ज़ाइटोनोगैमी कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी दूसरे पौधे का मेल गैमेट दूसरे पौधे के फीमेल गैमेट से फ्यूज कर रहा है, तो वहाँ पर वो जीनोगैमी होगा। यानी जो इस तरह के पौधे होते हैं उसमें ज़ाइटोनोगैमी भी हो सकती है और उसमें जीनोगैमी भी हो सकती है। ये क्लियर है? समझ में आ रहा है? ज़ाइटोनोगैमी का मतलब जानते हो क्या होता है? ज़ाइटोनोगैमी का मतलब क्या होता है? ज़ाइटोनोगैमी का मतलब होता है नहीं, इसका मतलब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मतलब बताने के बाद याद रखना हमेशा के लिए आसान हो जाएगा। ज़ाइटोनो का मतलब होता है नेबर। ज़ाइटोनस होता है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नेबर, और गैमस का मतलब होता है मैरी, यानी पड़ोसी से शादी करने को क्या कहते हैं? भाई ये पड़ोसी ही तो हैं, पड़ोसी से शादी कर लिया तो क्या कहेंगे? ज़ाइटोनोगैमी। पड़ोसी ये नहीं है, हम फ्लावर की बात कर रहे हैं, पौधे की नहीं। अगर ये दोनों आपस में पड़ोसी हैं और शादी कर लिए, पॉलिनेशन हो गया, फ्यूज़ हो गया मेल गैमेट फीमेल गैमेट, तो इसको क्या कहेंगे? और ज़ेनोगैमी का मतलब होता है, ज़ेनोस का मतलब होता है स्ट्रेंजर, और गैमस का मतलब होता है मैरी, ठीक। तो जहाँ पर दो अपरिचित हैं वहाँ पर शादी हो रही है तो उसको क्या कहेंगे? ज़ेनोगैमी, ठीक। तो आपको हाँ, ज़ाइटोनो है, ज़ाइटोनो के बाद एस लगा दो, ज़ाइटोनो एस, ज़ाइटोनो के बाद एस लगा दो, स्मॉल एस। नेबर पड़ोसी, हाँ नेबर पड़ोसी, नेवर नहीं, नेबर, नेबर, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, और गैमस का मतलब होता है मैरी, जीनोस का मतलब होता है स्ट्रेंजर, गैमस का मतलब होता है मैरी। जहाँ पर पड़ोसी शादी हो रही है दैट इज ज़ाइटोनोगैमी, जहाँ पर अपरिचित से शादी हो रही है वहाँ ज़ीनोगैमी। अब आपसे सवाल ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, या कोई भी पूछ सकता है कि भाई ऑटोगैमी के क्या फ़ायदे हैं, ज़ीनोगैमी के क्या फ़ायदे हैं? ज़ीनोगैमी और ज़ाइटोनोगैमी ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, ठीक है। हमने वहाँ पर देखा है कि अगर कोई पौधा ज़ाइटोनोगैमी में आ रहा है उसके बाद भी वो ज़ीनोगैमी कर सकता है, ठीक है। अब इसलिए हम देखते हैं ऑटोगैमी और ज़ीनोगैमी में फ़र्क क्या आता है, क्या बेनिफिट है इसके, क्या डिसएडवांटेज हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक ही फ्लावर पे हैं तो फर्टिलाइजेशन तो होके रहेगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज़ करेंगे, सीड बनाएंगे, ये प्रोसेस तो होके ही रहनी है, ठीक है। भाई किसी के घर में अगर लड़का है और उसका ये है कि भाई हम अपने करीबी रिश्तेदार में से किसी की लड़की से शादी कर देंगे, चाचा की लड़की से, मामा की लड़की से, ताऊ की लड़की से, बुआ की लड़की से, तो ऐसे आदमी की शादी तो हो जाएगी, ये तो कन्फर्म है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना।
तो ऑटोगैमी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका फर्टिलाइजेशन, आपका जो फ्यूज़ हो रहा है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, वो हमेशा होगा, सीड हमेशा बनेगा। नुकसान क्या होगा? हाँ, इसके दो नुकसान सबसे बड़े होते हैं कि पहली बात तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कभी नहीं बदलते हैं। अगर शॉर्ट हाइट के पौधे हैं और बार बार आपस में ही फ्यूज़ कर रहे हैं तो उनकी हाइट कभी नहीं बढ़ेगी, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बदलेंगे, उनका जो चरित्र है वो नहीं बदलेगा। दूसरा नुकसान ये होता है कि अगर उनमें कोई जेनेटिक बीमारी है, जेनेटिक बीमारी का मतलब ऐसी बीमारियां जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकती हैं, ऐसी बीमारियां कभी नहीं ख़त्म होंगी, ऐसी बीमारियां कभी नहीं ख़त्म होंगी। अगर कोई जेनेटिक बीमारी, जेनेटिक बीमारी कौन कौन सी होती है वैसे? आनुवांशिकता वाली बीमारियां कौन सी होती हैं? आनुवांशिकता वाली बीमारियां कौन सी होती हैं? वर्णांधता है, कलर ब्लाइंडनेस है। क्या होता है कलर ब्लाइंडनेस? मतलब ये जो हमको दिखाई देता है, धुंधला दिखाई नहीं, दैट इज देखो, अगर तुमको धुंधला दिखाई देता है तो इसका मतलब है वो मायोपिया या ये सब कलर नहीं दिखाई, वो कलर नहीं दिखाई देगा। ऐसा नहीं कहते कि कलर ही नहीं दिखाई देगा, वो तो कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस होती है। अमूमन जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो ये होती है कि 2-3 कलर वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और अगर वो 2-3 कलर डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ट्रैफिक में लेकर अगर वो अपनी गाड़ी निकलते हैं तो उनके लिए बहुत समस्या होती है, और भी होती है, लेकिन सबसे प्राइमरी समस्या उनको ये फेस करनी पड़ती है। जैसे बहुत लोग नीले हरे में नहीं डिफरेंशिएट कर पाते हैं। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस से और क्या होती है जेनेटिक बीमारियाँ? धीरे धीरे आ गया है। और एड्स जेनेटिक में नहीं है, एड्स कैंसर भी जेनेटिक्स में भी नहीं है। ऐसा लोग मानते हैं कि कैंसर जेनेटिक बीमारी है, लेकिन वो आनुवांशिकता की बीमारी नहीं है। अभी होता है लकवा, ये भी जेनेटिक बीमारी है? नहीं, लकवा भी जेनेटिक बीमारी नहीं है। लकवा का मतलब ये है कि आपकी बॉडी ऑर्गन में किसी एक ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई बंद हो गई, इसकी वजह से आपका ऑर्गन पावरलेस हो गया है। बहुत सिंपलिस्टिक अगर मैं तरीके से बात को कहने की कोशिश करूँ, यहाँ पे भी ब्लड सर्कुलेशन होता है, यहाँ से आवाज़ निकलती है। हाँ, आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, जहाँ से आवाज़ निकलती है उसको क्या कहते हैं? आपके गले में 2 चीज़ें होती है, एक फेरिंग्स, एक लैरिंग्स। आवाज़ किससे निकलती है? श्योर? जब तुमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा या जब तुमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा, वहाँ पर तुमको ये 2 चीज़ें मिली होंगी, फेरिंग्स और लैरिंग्स। एनीवेज बैक टू लेक्चर। तुमको ये क्लियर हो गया है कि अगर ऑटोगैमी होगी तो क्या फ़ायदा होगा? अगली पीढ़ी का बनना आसान होगा, ठीक है। अगर ऑटोगैमी हो रही है तो नुकसान सबसे बड़े क्या हैं? पहली बात तो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं चेंज होंगे। किसी के घर में अगर सारे लोग बौने हैं और आप बौनों में ही शादी कर रहे हैं तो आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन फिर आने वाली पीढ़ी भी बौनी ही रहेगी, ठीक है, ऐसा होगा। या अगर कोई जेनेटिक बीमारी है जैसे कलर ब्लाइंडनेस है तो वो आपकी पीढ़ी में लगातार आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। यहीं पर आपको एक टर्म मिलता है दैट इज़ कॉल्ड, ला इसको रब कर दें, थैंक यू। यहीं पर आपको एक टर्म मिलता है जिसको आप कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है कि अगर आपके जो भी सैंपल हैं, जो भी फ्लावर हैं या जो भी स्पीशीज़ है, अगर उसमें कोई जेनेटिक बीमारी है और आप ऑटोगैमी कर रहे हैं और बार बार घूम घूम के वही पीढ़ी बार बार नए तरीके से नहीं होगी, सॉरी, वही पीढ़ी बार बार तैयार होकर आपके सामने आ रही है, तो एक चूँकि ये उसी में हो रही है, उसी पीढ़ी में हो रही है, इसलिए उसको इनब्रीडिंग कह रहे हैं। और डिप्रेशन का मतलब है कि एक टाइम के बाद वो पीढ़ी ख़त्म हो जाएगी,
ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब हमको ये पता चल रहा है कि ऑटोगैमी स्पीशीज के लिए नुकसानदायक है, बेनिफिशियरी नहीं है। ज़्यादा बेनिफिशियरी क्या रहेगा? जीनोगैमी, जहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, जहाँ पर किसी एक फैमिली का लड़का किसी एक दूर की फैमिली के लड़की के साथ शादी कर रहा है, तो वहाँ पर जो आपकी नई संतान आएगी दैट विल बी मच ब्राइटर, मच यंगर, मच पावरफुल। ठीक, पूछिए। सर जैसे इंडियन जो नेपाल की शादी कर लेते तो अगर उनका जो मतलब वो लड़का हो गया लड़की होगा, यहाँ की इन्वायरमेंट झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा? क्यों नहीं झेल पाएगा? मतलब जो इन्वायरमेंट की कंडीशन, जैसे तुम ये कह रहे हो ना कि अगर इंडिया का लड़का है और नेपाल की लड़की है, दोनों की आपस में शादी हो, तो इन्वायरमेंटली कंडीशन वो झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा? तुम हमें ये बताओ, नेपाल के कंडीशन में और इंडिया के कंडीशन में फ़र्क कितना है इन्वायरमेंट में? क्या? हाँ, तो तुम इंडिया और नेपाल की बात नहीं कर रहे हो, तुम प्लेन एरिया और हिल एरिया की बात कर रहे हो, क्योंकि माउंटेन तो इंडिया में भी है। तुम्हारा जो सवाल है वो इंडिया और नेपाल का नहीं है, तुम्हारा सवाल हो जाएगा प्लेन एरिया, मैदानी इलाके और हिली एरिया का। ठीक, और अगर तुम्हारा सवाल कन्फ्यूज़न ये है, तुम्हारे मन में शंका ये है कि जो बच्चा पैदा होगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उस इन्वायरमेंटल कंडीशन को झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा, तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। इन्वायरमेंट के साथ वो एडजस्ट कर लेता है, जिसको हम कहते हैं एडेप्टेबिलिटी। जब मैंने आपको लाइव ऑर्गेनिज्म का पढ़ाया था चैप्टर, सबसे पहला वाला, तो मैंने आपको एक उसमें कैरेक्टरिस्टिक बताया था किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि वो जिस माहौल में रहता है उस माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। हाँ, एडॉप्टेशन होता है ना, अनुकूलता, अनुकूलन कहते हैं ना उसे, कि जो जिस भी माहौल में रहेगा उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेगा। और नेपाल में इतनी एक्सट्रीम ठंडक नहीं होती, एस्किमो वाली ठंडक नहीं होती है, उतनी ही ठंडक होती है जितनी किसी एक नॉर्मल हिल एरिया पर होती है, या जितनी तुम अपने घर में एसी लगाकर पैदा कर सकते हो। इतनी एक्सट्रीम ठंडक नहीं होती है कि वो सर्वाइव ना कर पाए। और तुमको एक चीज़ और बता दूँ, तुमने चूँकि क्वेश्चन कर लिया इसलिए एक चीज़ और बता देता हूँ। नेपाल और इंडिया में कहा जाता है कि रोटी और बेटी का रिश्ता है। ठीक है, रोटी और बेटी का रिश्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि नेपाल और इंडिया कल्चर वाइज एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सटे हुए हैं, करीब हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। नेपाल में भी जाओगे तुमको हिंदू माइथोलॉजी या हिंदू कल्चर बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता हुआ वहाँ पर दिखाई देगा। वहाँ पे भी दुर्गा जी की बहुत मान्यता है, होली में बहुत अच्छे फंक्शन होते हैं वहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है इंडिया और नेपाल के कल्चर में, इसलिए कल्चर वाइज भी, इन्वायरमेंट वाइज भी और जेनेटिक लेवल पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, ये हो सकता है कि चूँकि ये प्लेन इलाके के फीचर्स वाला लड़का है, वो फीमेल हिली एरिया के फीचर्स वाली लड़की है, तो कुछ फीचर्स जो बच्चा पैदा होगा उसमें आधे इधर के रहें और आधे उधर के रहें, ये हो सकता है। जैसे हो सकता है बच्चा बहुत गोरा हो लेकिन साइज़ में थोड़ा सा छोटा हो जाए, ये हो सकता है। ठीक है, अब तुमने पूछ लिया है, हम बता भी दे रहे हैं, हमारे एक कज़न की खुद शादी नेपाल में हुई है। आपकी कहाँ में? हमारी? ऐसे सवालों के जवाब नहीं दिए जाते हैं। तुम पता लगे टिफ़िन विफ़िन लेके पहुंच गए वहाँ पर, तब तुम हम बेटा अभी आपकी कर हुई। कीप गेसिंग, गेस लगाते रहो। तो ये तो मैं सोच रहा हूँ, बहुत दिन से सोच रहा हूँ। ये बहुत लोग बहुत दिन से सोच रहे हैं, ये खाली तुम्हारा सवाल नहीं है, ये बहुत दिनों से लोग सोच रहे हैं। हाँ, तो ऐसी बातें मन में ही दबा के रखो, ऐसी बातें पब्लिक में नहीं कही जाती हैं। बैक टू लेक्चर। हमने ये देख लिया कि ऑटोगैमी किसी भी नई संतान के लिए, नई पीढ़ी के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। तो नेचर ने, जब नेचर के सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो नेचर उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करती है। नेचर इस दुनिया का सबसे स्मार्ट ऑर्गेनिज्म है। नेचर इस दुनिया का सबसे स्मार्ट ऑर्गेनिज्म है। नेचर ने देखिए कितनी खूबसूरती से आपको बनाया है कि अगर आपको खाना खाना है, आपने कौर उठाया और मुंह में डाल लिया, सिंपल प्रोसेस इतनी पता लग रही है आपको, है ना।
लेकिन तुमको ये पता है कि बंदर भी अगर रोटी खाता है तो क्या करता है, पहले झाड़ता है। झाड़ता है। और बंदर कभी कोई चीज़ खाएगा तो उसको ध्यान से देखना, बंदर सूंघता है कि ये खाने लायक आइटम है या नहीं है। और नेचर ने आपको देखिए कितना सिस्टमेटिकली डिज़ाइन किया हुआ है कि आपने खाने का एक कौर उठाया और अपने मुंह तक लेकर आए तो सबसे पहले अपने हाथ से उसको आपने टच किया और आपने ये जान लिया कि ये खाना गर्म है या ठंडा है। ठीक, खाना अच्छा है या बुरा है ये हम कैसे जानते हैं? खाना अगर गर्म मिल रहा है तो भाई अच्छा है, खाना ठंडा है तो बहुत अच्छा नहीं है। आइसक्रीम की बात नहीं हो रही है, एक्सेप्शंस होते हैं दुनिया में। दूसरी बात, आप उसको उठाकर लेकर अपने मुंह तक आए, जब आप अपने मुंह तक लेकर उसको आते हैं आपकी नाक उसको तुरंत स्मेल करती है। अगर उसमें कीड़ा लगा हुआ है, वो खाना सड़ा हुआ है तो आपको तुरंत पता लग जाता है, आपका नर्वस सिस्टम तुरंत बता देता है कि आपको ये खाना नहीं खाना है। ठीक, आपकी आंख देख रही होती है कि इसमें कीड़े तो नहीं लगे हुए हैं, इसमें धूल मिट्टी तो नहीं लगी हुई है, और इतने प्रोसेस से गुजरने के बाद आप उसको खाते हैं। अगर नेचर ने आपको कुछ ऐसा डिज़ाइन किया होता कि आंखें आपकी पीछे होती, नाक आपकी यहाँ होती, मुंह आपका इस कोने होता, तो आप क्या करते? पहले आप नाक को सूंघाते, फिर आंखों को सूंघाते, फिर मुंह में खाना डालते, होता ना। लेकिन नेचर ने इतना स्मार्टली आपको डिज़ाइन किया हुआ कि आपका सारा काम एक स्टेप में हो जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर भी जो प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर भी नेचर कुछ स्टेप्स ऐसे लेती है जिसकी वजह से जो ऑटोगैमी है, वो जानती है कि ऑटोगैमी अगर होता रहेगा तो ये स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो ऑटोगैमी को रिड्यूस करने के लिए वो कुछ स्टेप्स लेती है। उस स्टेप्स में से 6 स्टेप्स जानना, याद रखना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि ये नीट में पूछे जाते हैं। ठीक, पहला होता है हेरेकोगैमी। भाई नेचर को ये पता है कि अगर मेल और फीमेल गैमेट एक ही फ्लावर पे हैं तो फ्यूज़ तो करेंगे, उसको आप रोक सकते नहीं हैं। ठीक, फ्यूज़ होते रहेंगे तो भाई ये तो आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर देंगे। तो वहाँ पर नेचर ने ये किया, उनका जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर होता है, फ्लावर का मैकेनिकल स्ट्रक्चर जो होता है, जिस तरह से फ्लावर बना होता है, फूल बना होता है, उसकी कुछ ऐसी व्यवस्था वो कर देते हैं जहाँ पर मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से फ्यूज होना मुश्किल हो जाता है। जैसे ये आपका फ्लावर है, ठीक है, और जो आपका स्टिग्मा है वो उसने यहाँ निकाल दिया। ठीक, और एंथर को कर दिया इधर। अब क्या यहाँ मेल गैमेट का फीमेल गैमेट पे पहुँचना आसान रह गया? ये 100% एक्यूरेट नहीं है, ये 100% एक्यूरेट सिस्टम नहीं है कि इससे ऑटोगैमी रुक जाएगी, लेकिन रिड्यूस हो जाएगी। जब स्टिग्मा अलग डायरेक्शन में हो गया, स्टेमन अलग डायरेक्शन में हो गया, तो आपका मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक पहुंचना मुश्किल हो गया। मैकेनिकल स्ट्रक्चर जहां पर चेंज करके नेचर ने ऑटोगैमी को रोकने का काम किया है, दैट इज कॉल्ड हेरेकोगैमी। हाँ, कनेर की कुछ प्रजातियों में ऐसा पाया जाता है। ठीक है, हाँ, यही डेफिनेशन है कि वेयर द मैकेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर प्रिवेंट्स ऑटोगैमी, इट इज कॉल्ड हेरेकोगैमी। यही ये शब्द लिखना जरूरी है, मैकेनिकल स्ट्रक्चर। प्रिवेंट्स ऑटोगैमी। ऑटोगैमी जहां लिखा रहेगा मतलब उसका समझ ही जाओगे। ठीक, मैकेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर प्रिवेंट्स ऑटोगैमी, दैट इज कॉल्ड हेरेकोगैमी। ठीक, अब दूसरी चीज होती है डाइकोगैमी। हम ये जानते हैं कि भाई हमारे पास एक फ्लावर है और पेटल्स हैं। अब इसमें हमारे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट
अलग अलग डायरेक्शन में नहीं है, एक ही डायरेक्शन में है। ठीक, ये सब आपस में ही है एक जगह पर। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको ये पता है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट से तभी फ्यूज़ करेगा जब मेल गैमेट मैच्योर हो चुका होगा, और फ्यूज करते वक्त फीमेल गैमेट भी मैच्योर होगी। ठीक, नेचर ने ये किया इस ऑटोगैमी को रिड्यूस करने के लिए कि जब मेल गैमेट मैच्योर होगा तो फीमेल गैमेट नहीं मैच्योर रहेगी, जब फीमेल गैमेट मैच्योर होगी तो मेल गैमेट नहीं मैच्योर होगी। ये कुछ ऐसा है कि जब कोई एक आदमी पहुंचा, कहा भाई हमारा लड़का बड़ा हो गया, शादी करने के लिए लड़की ढूंढना है, जिसके यहाँ पहुंचे उसने कह दिया भैया लड़की अभी हमारी पढ़ रही है, और लड़की वाला जो है पहुंचा कहीं कि भैया लड़का आपका जो है अच्छा सुने हैं शादी करनी है, तो कह दिया अभी उनका जॉब वॉब सेटल नहीं हुआ है, अभी शादी नहीं कर पाएंगे। तो शादी की पॉसिबिलिटी वहाँ पर घट गई। फ्लावर में भी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी घट जाती है। ठीक, क्योंकि ये याद रखना, अगर ये पौधे करीब करीब हैं, अगर एक पौधा यहाँ भी है और यहाँ भी फ्लावर लगा हुआ है, तो हो सकता है ये मैच्योर होके बाई एयर या बाई किसी और तरीके से, क्योंकि हमारे पास पॉलिनेशन एजेंट जो होते हैं उनके साथ अगर यहाँ पर चला जाएगा तो पॉलिनेशन, अगर वहाँ पर फीमेल गैमेट मौजूद रहेगी और मैच्योर रहेगी तो वहाँ पर पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक, ये दो तरह का होता है डाइकोगैमी। प्रोटोएंड्रुअस एंड प्रोटोगाइनस। प्रोटोएंड्रुअस का मतलब होता है जहां पर मेल गैमेट पहले मैच्योर हो जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड प्रोटो। लिखते रहो, बीच बीच में लिखना ज़रूरी है। क्या लिखे? मेल गैमेट आर डेवलप परसेंट। पहले ये दोनों लिखो, डाइकोगैमी लिख लो, उसमें लिखो ये दो तरह का होता है, प्रोटोएंड्रुअस और प्रोटोगाइनस। ठीक है, प्रोटोएंड्रुअस का मतलब होता है जहाँ पर मेल गैमेट मैच्योर हो रहा है, जहाँ पर लड़का मैच्योर हो गया है लेकिन लड़की अभी इमैच्योर है। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन ये याद रखना कि अगर तुम ये लिख रहे हो कि मेल गैमेट और मैच्योर, तो ये याद रखना है कि फीमेल गैमेट अभी इमैच्योर है। ठीक, या इसको यूँ लिख लो, वेयर मेल गैमेट्स मैच्योर फर्स्ट, और नीचे वाले में लिख लो प्रोटोगाइनस में, वेयर फीमेल गैमेट्स मैच्योर फर्स्ट। जहाँ पर मेल गैमेट पहले तैयार हो जाएगा वो प्रोटोएंड्रुअस है, जहाँ पर फीमेल गैमेट पहले तैयार हो जाएगी वो प्रोटोगाइनस है। गायनी वर्ड जहाँ पर भी आएगा वो फीमेल से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, इसीलिए औरतों के डॉक्टर को क्या कहते हैं? ठीक, औरतों के डॉक्टर को, ऐसे डॉक्टर जो सिर्फ औरतों का ही इलाज करते हैं, फीमेल ओरिएंटेड या फीमेल स्पेसिफिक बीमारियों का इलाज करते हैं। हाँ, अब एक तीसरा होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि उन दोनों का बराबर संयोग नहीं बैठ पा रहा है। ठीक है, कि जैसे कहते हैं ना कि हमारी भाई कंपैटिबिलिटी हमारे पार्टनर के साथ नहीं जम रही, तो उसको कह देते हैं कि हमारा मिजाज एक दूसरे के साथ नहीं बैठ पा रहा है। अब नेचर देखो यहाँ पर क्या करती है, बहुत बेचारा कुछ नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना चाहता है कि इसका फर्टिलाइजेशन हो जाए, इसकी नई पीढ़ी तैयार हो जाए, लेकिन हर राह पे कहीं ना कहीं अड़ंगे हैं। मान लो यहाँ पर एक ओवरी है, ठीक है, और यहीं पर आपके स्टेमन निकले हुए हैं, एंथर निकले हुए हैं। ठीक, हाँ जी, एक सेकंड रुक जाना, एक सेकंड, ये फाइल देना।
पानी पी लो अगर खांसी आ रही है। थैंक यू। ये भर दो, चले जाओ उसके बाद, ठीक है। उसके ऊपर रख दो वरना वो उड़ जाएगा। पेन लाओ बेटा। नहीं, मार्कर मेरे मार्कर। थैंक यू। तो हाँ, भरना है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी ओवरी भी है, आपके एंथर भी है, बट नेचर ने ये आपकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर कर दी है कि इस ओवरी का सिस्टम ऐसा रहता है कि यहाँ पर एक जीन तैयार हो जाता है जिसको कहते हैं एस जीन। ठीक, हमने इसके पहले ये पढ़ा हुआ है कि ओवरी में फिलीफॉर्म अपरेटस होता है। ठीक, फिलीफॉर्म अपरेटस का काम क्या होता है कि जब भी नहीं गाइड करना नहीं होता है। फिलीफॉर्म अपरेटस का काम ये होता है कि जब भी स्टिग्मा पर कोई मेल गैमेट आकर बैठता है तो वो ये जज करता है कि इसको अंदर आने देना है या नहीं आने देना है। ठीक है, ये वैसा ही है जैसे घर के बड़े बूढ़े बैठे रहते हैं और तय करते हैं कि इस लड़के से शादी करने देना है या नहीं करने देना है, ये अपनी बिरादरी का है या नहीं। एग्जैक्टली यही चीज़ वो जज करता है कि हमारी स्पीशीज़ का है, मेल गैमेट जो आया है स्टिग्मा पर वो हमारी बिरादरी का है या नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पर जो एस जीन है ये इनके भी पिताजी हैं, जो फिलीफॉर्म अपरेटस थे उनके भी पिताजी निकलते हैं। ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर बैठे रहते हैं और कहते हैं कि अगर ये मेल गैमेट यहाँ पर आ रहा है और इसको पहचान लिया गया तो यहीं पे ये रास्ता ब्लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये नेचर में जो कुछ भी होता है वो ऑटोमेटिक ही दिखता है। हम ऑटोमेटिक ही बड़े होते हैं, ऑटोमेटिक ही रिप्रोड्यूस करने लगते हैं, ऑटोमेटिक ही मर जाते हैं। ठीक, यहाँ पर ओवरी है, ओवरी में एक जीन स्पेसिफिक तैयार होता है दैट इज कॉल्ड एस जीन। वहीं पर एंथर है, एंथर से अगर आपका मेल गैमेट पहुँचता है और अगर यहाँ पर एस जीन ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि इसी फ्लावर का मेल गैमेट है तो वो उस रास्ते को ब्लॉक कर देता है। उसको आप क्या कहते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द वेरी डेफिनेशन आई जस्ट टोल्ड यू। लिखना है तुम्हें, मैं बोल दे रहा हूँ लिख लो, ऐसे पूछो। दूसरे की कॉपी में देखने से अच्छा हमसे पूछो। यहाँ पर ये लिख सकते हो कि टू कर्टेल द ऑटोगैमी, टू कर्टेल द ऑटोगैमी, कर्टेल CURTAL, टू कर्टेल द ऑटोगैमी ovary develops a specific kind of gene, चाहो तुम लोग भी लिख लो। To curtail the autogamy, ovary develops a specific kind of gene, ovary develops a specific kind of gene that is called S gene, type of gene that is called S gene, full stop. This gene works as a barrier this gene works as a barrier if it finds out that the male gamete belongs to the same flower. अब क्लियर है? थैंक यू। फोर्थ वन इज मेल स्टेरिलिटी। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो सकता है कंफ्यूजन। वो सवाल जो दिए हुए हैं
अगर वो फैसिलिटीज़ आपको चाहिए एकेडमी से तो आप उस पर टिक कर सकती हैं, अगर आपको लगता है आपके काम की नहीं है आप छोड़ सकती हैं। फ्री है फैसिलिटी, लेकिन भाई अगर आप कह रहे हैं कि हमको फ्री वाला भी नहीं चाहिए तो मैं ज़बरदस्ती आपके घर तक पहुंचाऊंगा नहीं टेम्पो से। नहीं, बहुत लोग छोड़ देते हैं क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते, उनको डर लगता है। आज का ज़माना ऐसा आ गया है कि अगर आप किसी का भला करने जाएं, फ्री में करने जाएं, एक तो भला करने जा रहे हो, अगर फ्री में करने जा रहे हो तो लोग सबसे पहले अपने मन में सवाल ले लाते हैं इनका जो है कुछ अपना मतलब होगा, इनका कुछ स्वार्थ होगा। ऐसा कैसे हो सकता है, ये आदमी मेरा फ्री में भला कर रहा है। ठीक है, चलो। मेल स्टेरिलिटी का मतलब होता है कि पॉलन तो तैयार हो गया, मेल गैमेट तैयार हो गया है, फीमेल गैमेट भी तैयार है, बट इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, जहाँ पर मेल गैमेट की जर्नी शुरू हो रही है और फीमेल गैमेट तक पहुँचना है, इसके बीच में कहीं पर वो बेकार हो जा रहा है। ठीक, या मेल गैमेट जो तैयार हो रहा है वो मेल गैमेट उतना फर्टाइल नहीं है जितना उसे होना चाहिए था। इट मे बी ड्यू टू अ केमिकल, कि भाई आपने पौधे की जड़ में कोई ऐसा केमिकल डाल दिया जिसकी वजह से मेल गैमेट की फर्टिलिटी घट गई। तो मेल गैमेट की अगर फर्टिलिटी घट गई है और फीमेल गैमेट तक वो पहुंच भी जाएगा, ओवरी तक पहुंच भी जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फ्यूज़न नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में, वहीं रख दो बेटा, ऐसी सिचुएशन में जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फ्यूज़न नहीं होगा, फ्यूज़न होगा लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर नई पीढ़ी तैयार नहीं होगी। ठीक है, फिफ्थ है सर जी। मेल स्टेरिलिटी जो है नेचुरल प्रोसेस है? नहीं, नेचुरल प्रोसेस नहीं है, नेचुरल प्रोसेस नहीं है। ये तभी होती है जब या तो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, ठीक है, जैसे पौधों की बात कर रहा हूँ, जब कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो या कोई केमिकल डिसऑर्डर पैदा हो गया हो या कोई एक्सीडेंट हो गया हो। किसका? मेल स्टेरिलिटी का। When the pollen develops but not fertile enough to fuse with the female gamete and produce a new offspring. And produce new offsprings, नई संतानें, नई पीढ़ी तैयार करने के लायक नहीं रहता है। कहाँ से छूटा है तुम्हारा? अच्छा, डायशियस, अगर तुम ये जानते हैं कि भाई ऑटोगैमी को अगर रिड्यूस करना है तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका क्या है कि एक प्लांट पे आप फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस कर दें और एक प्लांट पे आप मेल गैमेट को प्रोड्यूस कर दें। और अगर ये दूर दूर हो गए तो और अच्छा है, अगर ये पौधे दूर दूर हो गए तो और अच्छा है। ठीक, तो ये भी एक तरीका है कि ऑटोगैमी रिड्यूस हो रही है। ठीक है, ऐसा कौन सा पौधा होता है जो अक्सर पेयर में लगाया जाता है आपके आसपास? आंवले का पौधा पेयर में लगाया जाता है। ऐसा होता है कि जहाँ लगता है वहाँ दो पौधे लगते हैं। ये जो है हमारे आंवले का पेड़ है तो उसको जो है मतलब दो पेड़ लगाया गया था। हाँ, दो पेड़ लगाया गया था, वो एक अलग चीज़ है। परंपरा अनुसार ही, बाय हैबिट ही उसको जो है, बाय लॉ ही दो पौधे लगाए जाते हैं। ये जब भी लगाया जाता है दो पौधे लगाए जाते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग प्लांट्स पे बनते हैं। ठीक, और उसमें मतलब आंवले में तुमने देखा है कि अगर सिंगल पौधा हो तो उसमें फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा? पता नहीं। हमारे घर में जो आंवला लगा है वो एक ही पौधा है,
ठीक है, वो बड़ा वाला आंवला है, एक ही पौधा है, आसपास करीब आधे 1 किलोमीटर में हमारी जानकारी में कोई दूसरा ऐसा पौधा नहीं है, लेकिन फिर भी वो फर्टिलाइज होता है, हर साल उसका आंवला हम लोग यूज़ करते हैं। किसको जाना है तो बस रुक जाओ, आखिरी बचा हुआ है, ख़त्म हो जाएगा। अरे हमें भी जाना है, क्यों परेशान हो, आखिरी बचा हुआ है, फिर से वही कहानी क्यों दोहराई जाए। सुनो, सांप सवाल और दुश्मन, जब मारो तो पूरा मारो, आधा मत छोड़ा करो। सिक्स्थ वन इज हेट्रो स्टाइल। क्या बताए थे? डायशियस बताए थे। तो डायशियस बताया तो कि डायशियस में क्या होता है, मेल गैमेट अलग प्लांट पे बनेगा और फीमेल गैमेट अलग प्लांट पे बनेगा, यही तो बताया डायशियस, यही तो है। उससे भी तो ऑटोगैमी रिड्यूस हो जाएगी। हेट्रो स्टाइल, कभी कभी ऐसा होता है कि नेचर को अगर ऑटोगैमी रिड्यूस करनी है ठीक है, तो 2 कंडीशन हो सकती है, बस फटाफट बना के एक देख लो। एक तो ये हो सकता है कि ओवरी इस पार्ट को क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं ना। तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है जिसमें ओवरी स्टेमन से नीचे ऊंची पड़ जा रही है, ठीक है, ज़्यादा लंबी पड़ जा रही है। तो क्या इसके लिए पॉसिबल है कि ये बहुत आसानी से यहाँ तक पहुँच पाए? नहीं है ना। अच्छा, अगर ये इसी का उल्टा हो जाए, ओवरी कुछ यूँ है और स्टेमन आपके यूँ है, तो इसका भी यहाँ तक पहुँचना फिर से मुश्किल हो जाएगा। आप जानते हैं होमो का मतलब क्या होता है, एक समान। हेट्रो का मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो यहाँ पर जब स्टेमन और स्टाइल इन दोनों की लेंथ में फ़र्क आ जाएगा तो मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक पहुँचने का काम बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एंड दीज आर द वेज टू कर्टेल ऑटोगैमी। ठीक, इसमें कहीं कोई शंका है? कहाँ पर? इसमें आ सकता है, लेकिन आप इसकी पोजीशन देखिए, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। और मैंने आपको क्या बताया है कि ये सब ऑटोगैमी को रिड्यूस करने के तरीके हैं, कम करने के तरीके हैं, ख़त्म करने के तरीके नहीं है। अगर ख़त्म कर दोगे तो वहीं पर पीढ़ी मर जाएगी, स्पीशीज़ वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। ये सारे तरीके रिड्यूस करने के हैं।